हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विजन इंस्टीट्यूट। और आज जो हम वर्ल्ड अफेयर्स में टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंडिया चाइना रिलेशंस से ही जुड़ा हुआ है कि क्या भारत जो है वो अरुणाचल प्रदेश चाइना को दे बैठेगा। हम यहाँ पर इसी चीज को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, क्या भारत की सरकार ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है जिसकी वजह से आज चाइना का डोमिनेंस उन पर आसानी से हो पा रहा है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि चाइना कहीं ना कहीं हमें कट कर देगा इस चीज से? तो आइए इस वीडियो को डिटेल में देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से भारत सरकार ने कदम उठाए हैं और पहले की सरकारों ने काम किया है या नहीं किया है जिससे चाइना को आज एक इन्फ्लुएंस मिल पा रहा है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। बट हाँ, एक डिस्क्लेमर आपको जरूर बताना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं आप इसको बायसनेस के तौर पे मत देखना कि मेरा ये अपना ओपिनियन है। जो भी यहाँ पे बातें शेयर करी जाएंगी वो रिसर्च के बेसिस पे है, कहीं ना कहीं थीसिस जो भी करा गया है इस प्रोजेक्ट में उसको लेकर के हम यहाँ पे बताएंगे आप सबके साथ में। तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो आप किसी भी तरीके से क्रिटिसिज्म जो है वो उस चीज को लेकर के मत करना। ठीक है, चलिए फर्स्ट एंड आप देख सकते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे उम्मीद रख सकते हैं कि क्या वॉर इनकमिंग है, बिकॉज अरुणाचल प्रदेश जो है वो एक मेजर कंटेंशन बना हुआ है इंडिया चाइना रिलेशंस का। ठीक है, और ये आपके सामने भारत और चाइना जो है वो कुल मिलाकर के 3488 किलोमीटर का अनमार्क्ड बॉर्डर है। अनमार्क्ड का मतलब कि क्लियरली डिफाइंड नहीं है वो बॉर्डर। ठीक है, इसके अलावा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC जो है वो कहीं ना कहीं आपको अरुणाचल प्रदेश से लेते हुए हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अभी हम मैप में भी देखेंगे LAC कहां कहां से गुजरता है, लेकिन ये कुछ प्रमुख राज्य हैं जहां से LAC जो है वो पास होता है। और बॉर्डर एंटायरली डिमार्केटेड भी नहीं है, यानी कि क्लियरली उसका डिस्टिंक्शंस भी नहीं हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो कि इस वजह से दोनों ही मुल्कों के लिए यह मुश्किल हो जाता है क्लियरली डिफाइन करना कि क्या सही है। ये आपके सामने मैप है भारत का और आप यहाँ पर इंडिया को देख सकते हो। मेजरली इंडिया नेपाल के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भूटान आप देख रहे हो, नेपाल की राजधानी काठमांडू, भूटान के थिम्पू, और यहाँ आपके सामने म्यांमार जो है, बांग्लादेश उसका ढाका। ऊपर आप देख रहे हो चाइना को, और चाइना तिब्बत जो है वो उसका हिस्सा बन चुका है, इवन ताइवान वगैरह भी उसका हिस्सा ही है। ठीक है, और ये आप देखोगे कहीं ना कहीं जो मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो किस तरीके से वल्नरेबल हैं। अभी हम आगे यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी कुछ हम हिस्टोरिकली पॉइंट्स को देखते हैं कि 1947 में कहीं ना कहीं भारत को आजादी मिल जाती है अंग्रेजों से। ठीक है, और इसके साथ साथ 1949 में 1949 में जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसका गठन होता है, और साथ साथ में नई जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो मैकमोहन लाइन को इनवैलिड बता देती है। ये मैकमोहन लाइन क्या है अभी हम इसको भी देखेंगे। 1950 आते आते चाइना ने तिब्बत को हथिया लेता है। हमने यहाँ पे मैप में देखा तिब्बत को। ठीक है, तो इसको चाइना जो है वो अपने कब्जे में कर लेता है और वो कहता है कि ये कभी इंडिपेंडेंट टेरिटरी तो था ही नहीं। और इसके अलावा इंडिया जो है वो हमेशा से चाइना को कहता है कि तिब्बत जो है वो सॉवरीन होना चाहिए, और इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं विवाद भी रहता है। नेक्स्ट आपके सामने यहां से हम थोड़ा सा क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये मैकमोहन लाइन है जो अरुणाचल प्रदेश से होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, तो इनिशियली 1914, आप टाइमलाइन देखो, टाइमलाइन से समझते हैं। तो यहाँ पे ब्रिटेन के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, इसके अलावा रिपब्लिक ऑफ चाइना के और तिब्बत के, ये मिल करके, क्योंकि उस वक्त कहीं ना कहीं मतलब आप देखोगे तो भारत आजाद नहीं था, तो इंडिया का नाम आपको नहीं मिल रहा होगा, और ये नेगोशिएट करके एक ट्रीटी तक पहुंचते हैं कि सेटल कर सके वो बॉर्डर्स बिटवीन चाइना एंड ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, फिर इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे तिब्बत और इंडिया जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं मैकमोहन लाइन को, लेकिन चाइना रिफ्यूज कर देता है। तिब्बत ये आप पार्ट देख रहे हो मैप में। ठीक है, और इंडिया तो मान लेते हैं, लेकिन चाइना जो है वो मना कर देता है मैकमोहन लाइन को मानने से। फिर 1947 भारत को आजादी मिल जाती है। 1949 पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बन जाता है। इसके अलावा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 1950 आते आते चाइना जो है वो तिब्बत को हथिया लेता है और कहता है कि वो कभी आजाद था ही नहीं। फिर इसके अलावा आप देखोगे 1962 में, तो 1962 में इंडो चाइना वॉर हो जाता है, जहां आप देखोगे कि मेजर फिर ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है, क्योंकि 1965 में ऑल्दो मतलब 1954 में ऑल्दो पंचशील एग्रीमेंट साइन होता है, जहां पे कहीं ना कहीं कहा जाता है कि म्यूचुअल पीस के साथ हम बात करेंगे, कहीं ना कहीं कोई एग्रेशन नहीं दिखाएंगे दोनों मुल्क। लेकिन ठीक उसका उल्टा करते हुए चाइना ने 1962 में वॉर जो है वो इंडिया के साथ में छेड़ देते हैं वो, जिसका हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, और इसके बाद से हमारा जो फोकस होता है वो डिफेंस पे बढ़ जाता है।
इसके अलावा आप देखोगे 1967 में तो वहां पे नथुला ये सिक्किम में है और चोला यहाँ पे क्लैशेस भी आपको मिल जाएंगे। ये डोकलाम वाला रीजन इंडिया भूटान से सटा हुआ, नथुला आपको नजर आ रहा होगा और सिक्किम के पास में, और ये चोला, मतलब दोनों ही पासेस आपको सिक्किम में ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्लैशेस है। ओवरऑल ये कुछ सिनारियो रहा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अभी उसके बाद की चीजें किस तरीके से हुई। अब आप 1987 पे आ जाओ तो यहाँ पे भारत जो है वो अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दे देता है 1986 में। अब यहाँ पर चाइना को बेचैनी उसकी बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो थोड़ा सा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में आ जाता है। फिर 2017 की बात कर ले तो आपको पता ही होगा, डोकलाम को लेकर के कहीं ना कहीं विवाद काफी हो गया था और एक स्टैंड ऑफ जो है वो जनरेट हो गया था, क्योंकि भूटान के सोल्जर्स को कहीं ना कहीं चाइना जो है वो कंप्रेस करने के लिए आया था, लेकिन वहां से भारत ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए भूटान का साथ निभाया था, क्योंकि हमने एक ट्रीटी के तहत एक दूसरे को सुरक्षा देने की बात करी है। ये आपके सामने गलवान वैली आप देख सकते हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC ये रहा, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर भी है, ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे। फिर 2020 आते आते गलवान वैली के ऊपर भी हमला देखने को मिल जाता है। चाइनीज जबरदस्ती वहां पर भी घुसने की कोशिश करते हैं, जिसका भारतीय सोल्जर्स जो है वो मुंहतोड़ जवाब देते हैं और कहीं ना कहीं इस बार उनको मुंह की खानी भी पड़ती है। इसके अलावा आप देखोगे 2022 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में वापस से, ये तवांग आपको हम जो दिखाए मैप में, भूटान से देखिए आप सटा हुआ भी है, ठीक है। तो वहां कहीं ना कहीं ये नजर आया कि लड़ाई हो रहा है, डंडे से लाठियां मतलब बरसाए जा रहे हैं दूसरे के ऊपर, और इस तरीके से कहीं ना कहीं सोल्जर्स जो है वो आपस में मतलब घायल भी होते नजर आए। ये कुछ पूरा का पूरा सीन रहा है, ठीक है। और यहाँ मैप में अगेन आपको हम दिखाना चाहेंगे कि जो गलवान वैली वाला रीजन जो है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर जो है, तो पाकिस्तान ने अक्साई चीन का जो हिस्सा है वो गिफ्ट कर दिया था चाइना को, ठीक है। कुछ तो देते ना, अब वैसे भी कुछ देने की औकात तो है नहीं, तो एटलीस्ट उसी को दे दिए। इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर आप देख ही रहे हो, सियाचिन ग्लेशियर आपको नजर आ रहा होगा, अक्साई चीन ये रहा हिस्सा वो लाइन ऑफ कंट्रोल का, ठीक है, जम्मू कश्मीर का। अब यहाँ पे मेजर कंटेंशन क्या है, डिस्प्यूटेड एरियाज जो है मैकमोहन लाइन बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये आपको ईस्टर्न, सेंट्रल, वेस्टर्न। ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम यहाँ पे डिस्प्यूट है, सेंट्रल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और वेस्टर्न में आप देखोगे तो वेस्टर्न बेसिकली आपको लद्दाख वाला जो रीजन है वहां पे नजर आ जाएगा। अक्साई चीन सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के डिस्प्यूट है और यहाँ हमने देख लिया। ओवरऑल इस पूरे मैप से आई होप आपको क्लियर होता चला गया है, क्योंकि आगे की स्टोरी हम मैप से ही समझ पाएंगे बाकी के लोकेशंस को। और ये कोई नई बात नहीं है कि चाइना आज क्लेम कर रहा है, जैसा कि आपको पता है कि चाइना एक टोटलिटेरियन स्टेट है, तो उनका हमेशा से वर्चस्व रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा हथिया सके। रीजन बीइंग की आप देखो कि कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी में जो 9 डैश लाइन है, तो वो वहां पर भी क्लेम करते हैं कि ये पूरा का पूरा टेरिटरी जो है वो उन्हीं का है, ठीक है। और यहाँ पे आपको वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस ये सारे कंट्री बहुत छोटे हैं, इस वजह से वो उनको दबा सकते हैं आसानी से, जिसको लेकर के क्वाड वगैरह बनाया गया, इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा आप देखोगे मैकमोहन लाइन का ये अगेन एक मैप है, हम कोशिश कर रहे हैं आप इसको जितना विजुअली उन चीजों को देखोगे उतना ज्यादा आपको आप रिलेट कर पाओगे। यांगत्से प्लेटू सॉरी, और ये बेसिकली इंडिया का पार्ट है, ठीक है। कभी कभी चाइना उसको क्लेम करने लग जाता है। तो अब हम पिक्चर में आते हैं कि इंडिया चाइना का टेंशंस जो है वो किस तरीके से बहुत ज्यादा, अभी हमने जो देखा वो अरुणाचल प्रदेश और ज्योग्राफी मैप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने समझने की कोशिश करी। अब यहाँ से हम बाकी चीजों को भी समझते हैं, चाइना का अपना क्या स्टैंड है, इंडिया का अपना क्या स्टैंड है, ठीक है। और फिर हम कंक्लूजन निकालते हैं, और हम चाहेंगे कि आप जो स्मार्ट व्यूअर्स भी हैं वो लोग भी अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ओपिनियन कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिलता है और आपका स्टैंड क्या है इंडियन गवर्नमेंट को लेकर के, ठीक है। अब पहला हम अगर देखें कहीं ना कहीं तो मेजर रीजंस क्या है, वाकई हम कह सकते हैं पिछले 60 सालों से देश आजाद होने के बाद में 2015 तक कभी भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ में ध्यान दिया ही नहीं गया ज्यादा। उसका बहुत एग्जांपल्स आपको हम दिखाएंगे अभी, लेकिन लिटरली कभी भी ध्यान नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे नहीं दिया गया। दूसरा आप कह सकते हो कहीं ना कहीं मतलब माओ जेडोंग की प्रिंसिपल रही है, पॉलिसी रही है कि 5 फिंगर्स पॉलिसी ऑफ चाइना, ठीक है। वो राइट हैंड पाम की प्रिंसिपल देते हैं। तो जो राइट हैंड पाम होता है बेसिकली वो कह रहे हैं कि एक फिंगर जो है वो लद्दाख को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरा नेपाल को, चौथा भूटान को, और पांचवा सिक्किम को। आपके सामने ये सारा नाम लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल
प्रदेश। और हमने देखा किस तरीके से उन्होंने हांगकांग और ताइवान को ऑलरेडी एनेक्स कर रखा है। ऑलरेडी जब ताइवान को मतलब चाइना ने लिया था तो उस वक्त इंडिया जो है वो बहुत पीसफुल था, क्योंकि नेहरू जी उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे भारत के, उनको लगा कि कहीं ना कहीं अगर हम इंटरप्रेट करते हैं, अगर हम इंटरफेयर करने जाते हैं तो हाँ, कहीं ना कहीं हमारा जो रिलेशन है, जो हम हिंदू चीनी भाई भाई की फिलोसॉफी को उस वक्त लेकर के जो चल रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं बाधा आ सकती है। तो इसको लेकर के मतलब विचार उनके मन में ये था कि नहीं, हम थोड़ा सा वो उनका इंटरनल मैटर है। और इस वजह से ताइवान जब उन्होंने एनेक्स किया तो उनको पता भी चल गया, अगर इंडिया चाहता तो उस वक्त यूएस जो है वो पिक्चर में आ सकता था और हेल्प कर सकता था, लेकिन भारत ने उस चीज में थोड़ा सा वो ज्यादा शांत हो गए और चाइना ने उस चीज का प्रॉपर फायदा उठाया है। रीजन बीइंग कि आप देख सकते हो आज वो इस वजह से एग्रेसिव बाकी जगहों पे भी होता जा रहा है। दूसरा आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इवन जो यूएन का परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मतलब जो है, जिसमें जो 5 जनरल असेंबली में परमानेंट मेंबर्स हैं, उसका इनिशियली ऑफिशियली तो कहीं से कुछ पता नहीं चला है, लेकिन बिल्कुल कयास ये लगाए जाते हैं कि यूएस के उस वक्त के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने भारत से आग्रह किया था कि मतलब आप अगर इंसिस्ट करो तो हम कोशिश करते हैं आपको परमानेंट सदस्यता दिलाने की, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना जो है वो उस चीज को लेकर के ज्यादा आगे निकल पाया और उसने ही परमानेंट सीट ले रखा है। और आज इस वजह से हम परमानेंट मेंबर बन भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहां वो वीटो लगा देते हैं बार बार। बाकी जो 5 नेशंस में से 4 हैं वो तो मान जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो चाइना है वो बार बार अड़ंगा लड़ा देता है कि नहीं, इंडिया नहीं आ सकता है, ठीक है। चलिए इसके अलावा कुछ अब मेजर बातों को देख लेते हैं। अब ये तो रहा ओवरऑल कि क्या मतलब इंडिया चाइना को लेकर के विवाद है। अब कोर रीजंस क्या है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, क्या हम वाकई कह सकते हैं कि चाइना जो है वो ले पा रहा है आसानी से? तो पहला अंडर डेवलपमेंट, क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा कि इग्नोरेंस टिल 60 ईयर्स, 60 साल तक पूर्वोत्तर राज्यों पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। तो उसका हम कारण देख लें कि पिछले 60 साल तक हम क्यों ध्यान नहीं दे पाए। पहला आप देखोगे तो ज्योग्राफी, यानी कि आप ज्योग्राफी देखोगे अरुणाचल प्रदेश का या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, तो आपको हम दिखाते हैं मैप में, और आप ये ध्यान से देखोगे मैप, आपको अभी हम मैप में लेकर के चलेंगे जब भी, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं कि मतलब ज्योग्राफी जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। एक तो हिमालयन रेंजेस भी आ जाता है और ऊपर से कहीं ना कहीं भारत जो है वो आप देखो कनेक्टिविटी नहीं है। इस मैप से आप देखोगे कि इंडिया जो है वो सिर्फ चिकन्स नेक, जिसको हम बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, तो ये बेसिकली इसका लेंथ आप देख ही रहे हो 60 किलोमीटर का, विड्थ आप देख रहे हो 22 किलोमीटर का। तो बेसिकली सिर्फ हम इतने से ही जुड़े हुए हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से सॉरी। लेकिन वहीं आप चाइना को देखोगे, चाइना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आसानी से लैंड एक्सेस उसको मिलता है। तो एक तो ये कारण है कि हम ज्यादा अच्छे से कनेक्टेड नहीं है। दूसरा आप कारण कह सकते हो कि मैसिव फ्लडिंग भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आए दिन हम देखते हैं आसाम में फ्लड्स वगैरह का इंसिडेंट्स हम बराबर देखते रहते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर वहां पे क्योंकि लोकेटेड है और वो बहुत तेज क्वांटिटी में पानी अपने साथ लेकर के आती है, इस वजह से हर साल फ्लड आते रहते हैं, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से नहीं बना पाते हैं, तो ये भी एक कारण है। और तीसरा हम कह सकते हैं इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब इंसर्जेंसी का मतलब क्या कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वगैरह है, मतलब वो लोग हथियार उठाने लग जाते हैं इंसर्जेंट्स आपस में एक होकर के, तो वो आपको नजर आ जाएगा। जैसे NSCN है जो कि बेसिकली नागालैंड को आजाद करने की बात करता है। फिर इसके अलावा आप उल्फा देखोगे, उल्फा बेसिकली ये आसाम में है, मणिपुर में है, और इसको भारत सरकार ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी घोषित कर रखा है। तो कहीं ना कहीं हमारे आर्मी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी ये थोड़ा सा चैलेंज बन जाते हैं, क्योंकि ये इंसर्जेंट्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट का विकास होने नहीं देना चाहते हैं। अब अगर ये कुछ प्रमुख कारण है तो आप मेरे को बताओ कि अगर आपको कहीं ना कहीं मतलब मेजर इन्वेस्टर आप रिलायंस जैसी कंपनी का आप CEO हो, आप इन्वेस्ट करना चाहोगे इन रीजन्स में, आपको लगता है कि आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करोगे रादर देन कि आप बिल्कुल जाना चाहोगे कहां पर? आप देखोगे कि ये रहा ज्योग्राफी का हमने देखा। अभी हिस्टोरिकली हम देखेंगे तो हिस्टोरिकली ऑलरेडी ब्रिटिशर्स का फोकस सूरत पोर्ट, मुंबई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, यानी कि उनका जो फोकस था वो तो ऑलरेडी कोस्टल स्टेट्स पे था, दैट टू महाराष्ट्र गुजरात में ज्यादा था। और मतलब ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जो होगा वो तो इन्हीं राज्यों में होगा ना, तो इस वजह से जो ट्रेड होता था वो भी यहाँ से आसानी से हो पाता था। तो ये मैप से आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से चीजें जो है वो मुश्किल होती चली गई।
फिर हम आपको दिखाते हैं, ये हमने देख लिया है सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जो जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हमने रेनफॉल की जब बात करी, आपके सामने ये डेटा है, आप देखो तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र सारे स्टेट्स हैं, और आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देखो, आसाम से लेकर के मणिपुर, ये मेघालय, ये मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा, और आप देखो इसमें जो रेनफॉल होता है अरुणाचल प्रदेश, ये देखिए आप रेनफॉल आप देख रहे हैं, मतलब डबल है लगभग। आप देखोगे तो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का लगभग आपको डबल मिल जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो ये जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी बन जाता है। तो रेनफॉल बहुत ज्यादा होने के कारण भी एक मतलब समस्या हो जाती है। अब ये तो हमने ओवरऑल समझ लिया कि ये कुछ मतलब मुसीबतें हैं। अब चाइना का इंटरेस्ट क्यों है? अगर नॉर्थ ईस्ट में इतनी समस्याएं हैं तो वो तो उस कंट्री के लिए भी होना चाहिए। अभी वो इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं अगर हम उतना नहीं फोकस कर पा रहे हैं? तो एक तो हमने दिखा दिया मैप में कि हमारे को तो कनेक्टिविटी सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर से है, लेकिन उनके पास कनेक्टिविटी तो बहुत बड़ा उनका लैंड जो है वो शेयर करता है, तो इस वजह से उनको आसानी है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश जो है वो ट्राई जंक्शन भी बनाता है इंडिया, चाइना और भूटान बॉर्डर का। तो ये भी एक कारण है कि वो इंटरेस्टेड है, क्योंकि भूटान के पे भी वो कहीं ना कहीं बराबर क्लेम करते रहते हैं। NH219 एक बनाया है उन्होंने, जो कि दुनिया का लार्जेस्ट रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जो कि काशगर से लासा शहर जोड़ता है, दोनों चाइना में ही लोकेटेड है। काशगर से ग्वादर जोड़ता है, जो कि आप देखोगे कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट एक है, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC। तो ये आपके सामने। दूसरा आप देखोगे चाइना ने कंस्ट्रक्ट किया सील्ड रोड, जो कि तांगवू एक नया विलेज है LAC वाले रीजन में, और यांगसे जो हमने देखा था उसके ठीक अभी हम मैप में आपको दिखाते हैं, तवांग सेक्टर में लाई करता है। ये मैप में देखते हैं आपको, देखिए ये रहा काशगर, चाइना का मैप, और ये काशगर से सीधा चालू होता है और ये अक्साई चीन, आप देख रहे हो डिस्प्यूटेड रीजन जो है अक्साई चीन, ये यहाँ से पास हो रहा है। तो एक तो हमारे टेरिटोरियल सॉवरेनिटी के लिए भी चाइना ने जरा सा भी परवाह नहीं किया, और ये फिर पास करते करते ये ला रहे हैं यहाँ लासा तक। आप देख सकते हो कि ये लासा शहर जोड़ रहे हैं। और इसके अलावा आप मैप देखो, यहीं तक नहीं, इसके अलावा आप मैप देखो, ओवरऑल इसकी जो लंबाई है वो 5000 किलोमीटर की है। आप इसके अलावा देखोगे कि ये लासा से फर्दर ले जाते कहीं ना कहीं ये मरकम तक जोड़ रहे हैं। ये जो मरकम है आप देखोगे कितना ज्यादा नजदीक है अरुणाचल प्रदेश के, आपको नजर आ रहा होगा इस मैप से कि कितना ज्यादा वो नजदीक पहुंच चुके हैं। तो ओवरऑल उनका क्या इंटेंशंस है वो भी आपको इस प्रोजेक्ट से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट आपके सामने जो हमने विलेज की बात करी तांगवू, अब आप तांगवू विलेज देखोगे तो ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश से ठीक ऊपर तांगवू विलेज उन्होंने बना दिया है। फिर इसके अलावा यहीं पे यांगजे प्लेटू भी लोकेटेड है। तो कहीं ना कहीं मतलब हर तरीके से चाइना जो है 60 कहीं ना कहीं आप देखोगे कि उन्होंने नया बिल्डिंग्स भी बना दिया है अरुणाचल प्रदेश में, 101 घर बना करके दे रहे हैं। तो वो अपने तरफ से काम कर रहे हैं गुडविल जीतने के चक्कर में भी, और साथ साथ में वो अरुणाचल प्रदेश के लोगों को अपना ही लोग समझते हैं। तो ये भी आप देखोगे कारण कि आपको नजर आ जाएगा। ये कुछ सर्वे किया गया था जो मैप का है, उसके हिसाब से आप देखोगे तो किस तरीके से मतलब कंस्ट्रक्शन जो है वो चालू है नए नए विलेजेस का, आपको ये मैप से क्लियर हो रहा होगा। ये देखिए प्री कंस्ट्रक्शन कैसा दिखता था और अभी ये पोस्ट कंस्ट्रक्शन कैसा दिखता है। तो आप देख रहे हो किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं कुछ मोटी बातें हो गई चाइना के पर्सपेक्टिव से। अब हम देखते हैं कि क्या वाकई भारत सरकार ने अभी तक काम नहीं किया है, तो चाइना पूरी तरीके से नॉर्थ ईस्ट को ले ही लेगा, या हमें मतलब दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं तो क्या वॉर के लिए बिल्कुल रेडी ही रहना होगा। तो अभी हम इंडिया की पॉलिसी की बात करते हैं। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जब से इन्होंने मतलब शपथ लिया है तो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी है, और इन्होंने नॉर्थ ईस्ट पे स्पेशल फोकस करने की बात करी है। इन्होंने कहा है कि पूर्वोत्तर को बॉटम पे नहीं टॉप पे रखने की बारी है। तो यहाँ पे इंडिया की पॉलिसी की बात कर ले, एक तो उन्होंने एयर कनेक्टिविटी चालू किया, किसके तहत? उड़ान प्रोजेक्ट के तहत, उड़े देश का आम नागरिक, जिसके तहत 28 प्रोजेक्ट्स उन्होंने कंप्लीट किए हैं और 15 जो है वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा आप देखोगे रेल कनेक्टिविटी की भी बात करी गई है, पावर कनेक्टिविटी की भी बात करी गई है। अब रेल कनेक्टिविटी की बात कर ले तो रेल कनेक्टिविटी में 19 प्रोजेक्ट्स जो है वो सैंक्शन किया गया है, इतने एलोकेशन का बजट जो है वो दिया गया है अलग अलग स्टेजेस पे इंप्लीमेंट करने के लिए। साथ साथ में आप देखोगे यहाँ पे आपको कुछ और नजर आ जाएगा, 14 नए लाइन प्रोजेक्ट्स वगैरह स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, 5 डबलिंग मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह भी है। फिर 5G टेलीकम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के लिए नए इतने टावर्स लगाए गए हैं इतने विलेजेस को कवर करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे
तो हम अभी रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज इन सब से जोड़ रहे हैं, ये वाटरवेज से भी है, नेशनल वाटरवे टू ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। तो आप देखोगे यहाँ पे धुबरी, जो धुबरी है गांव बांग्लादेश से सटा हुआ, यहाँ से ये रिवर निकलते हुई और आप देखोगे ये यहाँ पे आपको सादिया तक मिल जाएगी, ये रहा आपको ये सादिया, ठीक है। बेसिकली यहाँ तक का ये नेशनल वाटरवे 2 है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनाई जा रही है। तो हम वाटरवे से भी जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो इसको लेकर के भी भारत सरकार काफी एक्टिवली काम कर रही है, ठीक है। बाकी का आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी यहाँ पे देख सकते हो, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड है, ठीक है, मणिपुर है सॉरी। फिर हम ब्रह्मपुत्र रिवर में हमने देख लिया धोबरी जो कि बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ है, वहां से सादिया तक नेशनल वाटरवे 2 बनाया जा रहा है। इवन रिवर बराक को नेशनल वाटरवे 16 के तहत डिक्लेयर किया गया है 2016 में, जो कि सिलचार, करीमगंज और बदरपुर को जोड़ने की बात कर रहा है। अगेन मैप में आपको ले चलते हैं, रिवर बराक को हमने देख लिया है कि वो जोड़ रहा है सिलचार, करीमगंज और बदरपुर, नेशनल वाटरवे 16 जो कि फर्दर आसाम होते हुए हल्दिया और कोलकाता पोर्ट्स को जोड़ेगा, और इंडो बांग्लादेश यानी कि हम यहाँ पर IRB इंप्रूव कर रहे हैं एक दूसरे के मुल्कों का। अब यहाँ पे हमने जो आपको बताया, इनिशियली आपको लगा होगा कि नहीं, मतलब हम क्यों बोले आपको कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने काम किया है या फिर इनिशियली काम नहीं हुआ था। आपके सामने ये आप पढ़ रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल कि नागालैंड को सेकंड रेलवे स्टेशन मिलता है आफ्टर अ गैप ऑफ 100 इयर्स। नाउ आप खुद से बताओ कि 100 साल बीत गए हैं, मतलब कहां से कहां तक हम पहुंच चुके हैं। हम चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 की बात कर रहे हैं, हम गगनयान, मतलब इतने सारा आज चैट जीपीटी और बाकी सारे सिस्टम्स आ चुके हैं और यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो नागालैंड 100 साल बाद जो है वो सेकंड रेलवे स्टेशन मिलता है उसको। इसके अलावा मणिपुर को फ्लाइट ट्रेन कनेक्टिविटी पहली बार दिया जाता है 75 सालों में। मतलब फ्लाइट ट्रेन मतलब मालगाड़ी का जो है गुड्स ट्रेन का, उसकी कनेक्टिविटी दी जाती है ताकि स्टेट का कॉमर्स बढ़ सके। मणिपुर का 75 साल में पहली बार। साथ साथ सिक्किम में आप देखोगे तो पहला एयरपोर्ट लाया जाता है और कंट्री का 100th एयरपोर्ट पैकयोंग में। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से जो जोड़ने वाली बात है वो भी आप देख सकते हो। सिक्किम का पहला और देश का 100वां, मतलब इसके पहले सिक्किम में सोचा ही नहीं गया था, और देश का 100 बन चुका था। फिर आपके सामने कुछ ये है कि ईयरली बजट किस तरीके से एलोकेट किया गया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। आप देख रहे हो ये पहले हुआ करता था 2014-15 में एलोकेशन, और अभी ये बढ़कर के कितना हो चुका है, 2021-22 का डेटा है। तो आप देख सकते हो लगभग 3 गुना है। तो कहीं ना कहीं हम ओवरऑल कह सकते हैं कि भारत सरकार जो है वो भी काफी सक्रिय रूप से काम कर रही है, और हमें चाइना का इंटेंशंस पता है। तो हम इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है, और हम बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश को अपना टेरिटोरियल सॉवरेनिटी मानते हैं और वो हमारा ही हिस्सा है। तो बिल्कुल उसमें हमें कोई डाउट ही नहीं आता है कि उसको बचाने के लिए हम जो भी कर सकते हैं बिल्कुल करेंगे। और जो भी चाइना का इंटेंशंस है, कहीं ना कहीं आप देखोगे तो वो स्टेपल्ड वीजा जो है वो दे देते हैं, मतलब आप आओ और वीजा की जरूरत नहीं है अरुणाचल प्रदेश के लोगों को अगर वो चाइना में जा रहे हैं तो, क्योंकि वो कहते हैं ये तो आप ही का घर है। तो ये जो उनका भेदभाव है, इस चीज से हमें, खैर अगेन आई एम सेइंग कि पेट्रियोटिज्म बहुत बड़ी बात है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आप देखोगे इस वक्त मीराबाई चानू जिन्होंने ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल लाया, आप सब जानते ही होंगे। इसके अलावा मैरी कॉम, अगेन तो आप देखोगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत ज्यादा प्रतिभा है। इतनी ज्यादा समस्याएं होने के बावजूद हम मेनलैंड इंडिया जो है इतना कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी कई बार हमारे मेंटालिटी में भी यही होता है कि हम उनको उस निगाह से नहीं देखते हैं। तो बिल्कुल हम आप सभी से ये रिक्वेस्ट करेंगे, जितने लोग वीडियो को देख रहे हो ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करो और हमारे इस मैसेज को पहुंचा सको कि हमें नॉर्थ ईस्ट को अपना ही मानना है, और जितना हम हो सकता है समूचे पूरे भारत का विकास करने की बात करते हैं, और इसके लिए जितना भी हम एफर्ट दे सकते हैं उसको बिल्कुल देते हैं। और ऐसे फर्दर कंटेंट के लिए आप जुड़े रहिए इस चैनल से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा अपना ओपिनियन भी, और इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा ताकि ये जो कंटेंट बनाने में एफर्ट लगा है वो आप अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू।